नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी विषय पे चर्चा कर रहे थे और बायोलॉजी विषय में हम लोग पोषण टॉपिक पे बातचीत कर रहे थे। पोषण टॉपिक में हमने जो पोषण के मुख्य घटक होते हैं उस मुख्य घटक के बारे में कंप्लीट बता चुका था। गौण घटक के बारे में हम अपनी पढ़ाई को लेके चल रहे थे और गौण घटक में स्पेशल हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे और आज क्या पढ़ेंगे इस पे जरा बातचीत कर लेते हैं। हम लोगों की जो क्लास चल रही थी वो क्लास था पोषण से संबंधित। पोषण न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग स्पेशल पढ़ाई अपना जो शुरू किए थे वो पोषण के मुख्य घटक जो होते हैं इसके बारे में हम लोग पूरी बातचीत को कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। कार्बोहाइड्रेट के बाद मैंने आपको प्रोटीन के बारे में कंप्लीट बता चुका है और प्रोटीन के बाद हमने आपको फैट के बारे में कंप्लीट बातचीत कर चुके हैं। यानी भोजन के मुख्य घटक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों की जो क्लास आज चलने वाली है वो क्लास चलेगी भोजन का जो पोषण का गौण घटक होते हैं। इन गौण घटक के बारे में सहायक जो तत्व हैं इनके बारे में हम लोग जो जरूरी बस होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें भी हम लोगों को तीन चीजें पढ़ने होते हैं। एक विटामिन पढ़ा जाता है, एक विटामिन होते हैं, एक मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं और एक पानी होता है, वाटर होता है। तो हम आपको बता देते हैं, मैं अपनी क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा कर चुका, प्रोटीन और वसा के बारे में कर चुका। आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो हम लोगों की बातचीत होगी विटामिन से संबंधित मुद्दों पर। आज हम लोगों की बातचीत जो होने चल रही है वो विटामिन से संबंधित मुद्दों पे होगी। तो हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए। आप लोगों से बस एक गुजारिश होगा कि आप लोग वीडियो को जरा ज्यादा से ज्यादा देखिए, क्योंकि बार बार कहना भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, लाइक तो जरूर वीडियो को करिए। लाइक तो जरूर करते चलिए आप लोग, क्योंकि मेरी मनोबल वहीं से बढ़ती चलेगी। हो सकता है मेरी मनोबल को बढ़ाएंगे तो थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करेंगे। और ये लॉजिक बात भी है, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि व्यक्ति जब खुश रहता है, मानसिक रूप से जब खुश रहता है तो कुछ अच्छा ही करता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जरा इसे लाइक भी करते चलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट भी करके हमें बताते रहें कि क्या क्या बातें आप लोगों को चाहिए, कैसे चाहिए। जरा इन मुद्दों पे भी आप लोग चर्चा करते चलें। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक जो है वो विटामिन से संबंधित है। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन से संबंधित बातों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो विटामिन संबंधित बातों पे हम लोगों को क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जो विटामिन है ये विटामिन होते क्या है। भोजन के में लिए हुए विटामिन शरीर के लिए किस प्रकार से उत्तरदायी होते हैं, इनका सेवन करना कहाँ तक आवश्यक है और अगर विटामिन की कमी होती है तो ये शरीर के लिए किस तरह से दुष्प्रभावित शरीर को कर सकते हैं, इन मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो जो विटामिन होते हैं ये विटामिन याद रखिएगा शरीर के लिए किसी भी प्रकार का एनर्जी देने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। विटामिन हमें किसी तरह की ऊर्जा उत्पन्न नहीं कराते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में मिलने वाले कोई भी क्रियाविधि हो या कोई अंग हो या किसी अंग से संबंधित कोई क्रियाविधि हो, इन सब में मिलने वाली बहुत सारी क्रियाशीलता को ये प्रभावित करते रहते हैं। यानी कि एक भाषा में हमको ये जानना है कि विटामिन का सेवन जो हम करते हैं उस विटामिन का सेवन करने से हमारे शरीर में किसी तरह की ऊर्जा उत्पन्न नहीं कराई जाती है, बल्कि इनडायरेक्टली रूप से शरीर में क्या करते हैं, शरीर में मिलने वाले बहुत तरह के गतिविधियां होती हैं या बहुत तरह से हमारे अंगों की क्रियाशीलता होती हैं, उन क्रियाशीलता को एक कांस्टेंट रखने का काम करते हैं, न कि
एनर्जी देने का काम करते हैं। ये बात आप हम लोगों को याद रखना है। जो विटामिन का सेवन हम लोग करते हैं, इन विटामिन का सेवन जब हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा ये शरीर में संचित करके स्टोर करके रखा नहीं जाता है विटामिन को, बल्कि विटामिन का हम लोग सेवन करते हैं जैसे वैसे विटामिन का बहुत सारा मात्रा हमारे शरीर से हम लोगों के उत्सर्जन क्रिया विधि के द्वारा मूत्र के रास्ते से त्याग कर दिया जाता है। यानी कि जो विटामिन का हम लोग सेवन करते हैं ये शरीर में बहुत ज्यादा स्टोर करके नहीं रखा जाता। जैसा कि मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, इन सबको स्टोर करके बॉडी रखता है ताकि व्यक्ति अगर 2-4 दिन भोजन नहीं भी कर रहा है तो वो एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जाता। इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसी भी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो एक भाषा में हम लोगों को विटामिन का परिभाषा लिख लेना है। उसमें ये जानना है कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, हमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि हमें इसमें ये जानना है, बल्कि ये करते तब क्या है, तो हम लोगों को ये कहना पड़ेगा बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शरीर का लीजिए, शरीर की क्रियाविधि या किसी अंग की क्रियाविधि, शरीर की क्रियाविधि को प्रभावित होने से बचाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। साथ साथ नोटबुक आप लोग बनाते चलिएगा। मैं बार बार कहता हूँ और ये डिफिनीशन जहां भी मैं देता, कोई भी परिभाषा किसी भी तरह का याद नहीं होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में परिभाषा को पूछने वाला नहीं है, वो तथ्यों का बौछार करेगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो मैं फैक्ट देता हूँ उन फैक्चुअल चीजों को आप अपने जिहन में उतार लीजिएगा। अगर सच में चाहते होंगे एग्जाम में आए हुए सवालों का जवाब देना, तब आपको टोटल टॉपिक से संबंधित हुबहुब बातें एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग मिलेंगी। और नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर अपने सामने रखिएगा। इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ खुले तौर पर। तो विटामिन के बारे में हम लोगों ने जाना है। ये विटामिन जो होते हैं, इसमें दूसरी बात एक और हम लोगों को याद रखना है कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन को शरीर में संचयित करके स्टोर करके संचयित नहीं किया जाता है, बल्कि इसका अधिकांश मात्रा क्या किया जाता है भाई? इसका अधिकांश मात्रा मूत्र के रास्ते त्याग कर दिया जाता है। मूत्र के रास्ते त्याग कर दिया जाता है। इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इसके तथ्यों का बौछार करने। फिर मैं विटामिन क्या होते हैं, कौन कौन प्रकार के, उन मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। तो जो विटामिन है, इस विटामिन के बारे में जो खोजकर्ता के रूप में साहब आते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। जो सवाल बार बार पूछता है, फिर बाद में आगे अभी हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। जो खोजकर्ता इसके आते हैं, वो खोजकर्ता जो थे वो लुनिन महोदय जी थे। लुनिन महोदय जी विटामिन के जो खोजकर्ता हैं वो लुनिन महोदय जी हैं। और ये साहब 1881 में इसकी खोज करके बताते हैं। और ये बताते हैं हम लोगों को कि एक स्वस्थ मानव का शरीर रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, भोजन के साथ कुछ अज्ञात पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा। जो अज्ञात पदार्थों की मात्रा भोजन में होना अति आवश्यक है उसके शरीर की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए।
लुनीन जी 1881 में क्या कह रहे हैं, ये विटामिन नहीं कह रहे हैं, ये विटामिन शब्द के बारे में नहीं बताने का काम किए, ये बस ये कह रहे हैं कि जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उस खाना में जो सार्थक तत्व हम लोग ले रहे हैं, उस सार्थक तत्व के साथ साथ कुछ निरर्थक तत्व की भी जरूरत होती है। जो निरर्थक तत्व हमारे शरीर की क्रियाविधि को, हमारे अंग की क्रियाविधि को बचाने में या बनाए रखने में सहायक होते हैं, वो निरर्थक पदार्थ विटामिन होते हैं। ये बात वो नहीं कहे हैं, इस बात की उन्होंने चर्चा नहीं किया। विटामिन शब्द के बारे में अभी आगे हम लोग देख रहे हैं, वो कोई और बताएंगे। अभी ये बस इतना ही कह दे रहे हैं। फिर आगे चल करके लुनीन की बातों पे परीक्षण करने का काम करते हुए और आगे चल के लगभग 1897 ईस्वी तक जाते जाते इजकमान महोदय जी आते हैं। और इजकमान महोदय जी आते हैं, वो ये कहते हैं कि लुनीन साहब ने जितनी सारी बात कहा है कि भोजन के साथ कुछ और निरर्थक तत्वों की जरूरत होती है जो शरीर की गतिशीलता को बनाए रखती है, वो बिल्कुल सही बोले हैं। वो बिल्कुल क्या कहे हैं, सही बोले हैं। और ये सच बात है कि जो बेरी का रोग होता है वो ज्यादातर पालिशदार चावल खाने के कारण होता है। यानी कि पालिशदार चावल खाने से जो विटामिन है वो विटामिन निकल जा रहे हैं, और उस चावल का सेवन करने से हम सार्थक चीजों का तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो निरर्थक चीजें हैं, जो चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, उन चीजों को हम नहीं पा पाएंगे तो हमारे शरीर की क्रियाविधि जो होगी वो प्रभावित हो जाएगी। यानी कि खोजकर्ता जो लुनीन महोदय थे, इनकी बातों के समर्थन करने का काम कौन कर रहे हैं, तो कहेंगे 1897 में क्या हो रहा है, 1897 में इजकमान महोदय, इजकमान इनका नाम याद रखिएगा, या मैं इसको कलर से कर दे रहा हूं, इनका नाम इजकमान महोदय जी का नाम आपको याद रखना है, कलर कर देता हूं मैं इसको। 1897 में इजकमान ने महोदय जी क्या कहते हैं, इजकमान महोदय जी ने बताया, या कह सकते हैं महोदय जी ने लुनीन के बातों का समर्थन किया, लुनीन के बातों का समर्थन किया। समर्थन करने का क्या तात्पर्य है, यानी कि जो बात लुनीन महोदय जी कहे थे कि कुछ अज्ञात पदार्थ का सेवन करना शरीर के लिए जरूरी है, उसी का ये समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन करके पुष्टि करने का काम किए कि जो बेरी का रोग होता है वो ज्यादातर पालिशदार चावल खाने से होता है, इस बात से वो पुष्टि करके दिखा दिए। फिर आगे चल करके क्या हुआ, इस पे परीक्षण चल ही रहा है, शोध चल ही रहे हैं इसके बारे में कि वो निरर्थक चीजें क्या हैं, या वो अज्ञात चीजें, अज्ञात पदार्थ क्या है जो भोजन में आवश्यक है और उसके अभाव में शरीर दुष्प्रभावित हो जा रही है। इसके बारे में परीक्षण चल रहा है। और आगे चल करके 1992 में, 1897 के बाद 1912 में दो महोदय जी आते हैं लोग। एक महोदय जो है वो आते हैं हॉपकिंस महोदय, और एक जो आते हैं वो आते हैं फुन्स महोदय। एक आते हैं हॉपकिंस महोदय जी, एक आते हैं हॉपकिंस महोदय जी, और एक कौन आते हैं, एक आते हैं फुन्स महोदय जी। और 1912 में हॉपकिंस एवं फुन्स ने क्या कहा, ये दोनों लोग जो थे ये ने विटामिन थ्योरी दिए, ये लोग विटामिन सिद्धांत देने का काम किए, विटामिन सिद्धांत दिए। और विटामिन के बारे में ये सारी बातें ये लोग बता रहे हैं। और विटामिन के बारे में जो बातें ये लोग बता रहे हैं, इसमें एक बात और जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, जो ये फुन्स महोदय जी हैं, फुन्स महोदय जी, यही फुन्स महोदय जी स्पेशल इस विटामिन शब्द को लेकर के आए हैं। अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो कहेंगे फुन्स महोदय ने। जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं जब, तो ज्योग्राफी के हम लोग फादर पढ़ते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी,
तो फादर ऑफ जियोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ जियोग्राफी जो है, फिर मॉडर्न फादर के बारे में देखते हैं, भूगोल के पिता कौन है। फिर उसके बाद हम लोग हिकेटियस को देखते हैं, आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को देखते हैं। लेकिन भूगोल शब्द को कौन लेकर चला आया, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, इरेटोस्थेनीज महोदय जी के बारे में। ऐसे खोजकर्ता के रूप में तो लूनिन जी आते हैं, लेकिन लूनिन जी जो खोज रहे हैं वो बस ये कह रहे हैं कि कुछ अज्ञात पदार्थ का सेवन करना चाहिए। वो अज्ञात पदार्थ विटामिन है, उस विटामिन नाम को लेकर के आने का काम कौन कर रहे हैं, तो कहिएगा फुंस महोदय जी का किए हैं। यानी कि एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि फुंस ने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किए। विटामिन शब्द का प्रयोग किए, ये बात हम लोगों को याद रखना, प्रयोग किए, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोगों को इसमें ये देखना है कि जो मनुष्य का शरीर है, जो हम मानव का शरीर है, उस या कह सकते हैं कोई भी जीव है, तो अभी तक जीवों में हम लोगों को क्या किया गया है, लगभग 20 तरह के विटामिन को खोजा गया। अभी तक जो जीवित जीव हैं उन जीवों में 20 तरह के विटामिन की खोज किया गया है, और उस 20 तरह के विटामिन में 13 विटामिन को बताया गया कि ये शरीर के लिए अति आवश्यक है, और उन 13 विटामिनों को 2 श्रेणी में रखा गया। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जीवित जीवों में अभी तक लगभग 20 तरह के विटामिन का खोज कर दिया गया है, जिस 20 प्रकार के विटामिन में 13 प्रकार के विटामिन उस जीव के शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जो 13 प्रकार के विटामिन जरूरी हैं, उन विटामिन को 2 वर्गों में रखा जाता है। एक वर्ग होता है जो वसा में घुल जाता है, और एक वर्ग होता है जो जल में घुल जाता है। तो विटामिन को हम लोग 2 रूपों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में, और विटामिन के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में और विटामिन सी के बारे में। और विटामिन बी हम लोग जब पढ़ेंगे तो बी के कई रूप पढ़ेंगे, वहां विटामिन जी और विटामिन एच जैसे भी संकल्पना हम लोगों के समक्ष आएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। अभी फिलहाल में हम चर्चा ये जो कर रहे हैं, उसमें ये मैं अभी बताया कि मनुष्य शरीर के लिए या जीवों के लिए, जीवों में लगभग 20 प्रकार के विटामिन का खोज किया गया है। विटामिन का खोज किया गया है, जिसमें 13 विटामिन जीवों के लिए अनिवार्य है। जीवों के लिए अनिवार्य है, ये हम लोगों को देखना है। जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो जो 13 विटामिन जीवों के लिए अनिवार्य है, इन 13 विटामिन को क्या किया गया, 2 श्रेणी में रख दिया गया। इन 13 विटामिनों को 2 श्रेणी में रखा गया है। एक श्रेणी जो इसका है उसको हम लोग कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, इसके बारे में अगर हम बातचीत करें, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है इसके बारे में बात करें, तो वसा में घुलने वाले जो विटामिन है, यहाँ हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, पहले वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में, फिर पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में, फिर पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में, और पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। फिर जल में घुलनशील विटामिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में।
जब बी हम लोग पढ़ेंगे तो बी के कई सारे रूप पढ़ेंगे, B1, B2, B3 ऐसे करके कई सारे रूपों को पढ़ेंगे और सबके बारे में सब कुछ जानकारी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हम लोग विटामिन के बारे में इतनी सारी ट्रेलर बातें जान गए। ट्रेलर, अब यहाँ से इस विटामिन टॉपिक की मूवी शुरू होगी, तो इस मूवी के बारे में जरा देखते हैं। और ये ट्रेलर संबंधित जो बातें हैं ये सवाल के नजरिए से आवश्यक हैं, तो इन बातों को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिए, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। हम लोग चल रहे बातचीत करने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। जैसे इसको पढ़ लेंगे तो हम लोगों की क्लास चलेगी जल में घुलनशील विटामिन से संबंधित। हमारी बातों को शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हम लोग देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में सारी बातचीत को करते हैं एक एक करके। वसा में घुलनशील जो विटामिन के बारे में मैंने बातचीत किया है, इस वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के से संबंधित हम लोग पहले देखते हैं विटामिन ए के बारे में करते हैं बातचीत। विटामिन ए के बारे में हम लोग करते हैं बातचीत। हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए, फिर पढ़ेंगे विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मैंने विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन यहाँ डी लिखिएगा, विटामिन डी, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। फिर मैं बताता हूँ आपको विटामिन ए और विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए ऐसे आप होमवर्क चार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं सारी बातों को ऐसे लेके चलूं तो लिखने में ऐसी बातों को थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। और आप लोगों का कमेंट था कि वीडियो लंबा चला जा रहा है, इसलिए तकनीकी मैंने निकाल के लाया है। विटामिन ए से संबंधित बातों में आपको ये जानना, इसका रासायनिक नाम क्या है, याद रखने वाली बात है। तो रेटिनॉल आप लोग याद रखेंगे। विटामिन ए कहाँ से हमारे शरीर को मिलेगा, तो हमें दूध, मक्खन, गुर्दा जो होता है दिल जैसे, फल, टमाटर, गाजर, ये जितने सारे चीज हैं, अंडे की जर्दी यानी जो पीले वाले हिस्से हैं, ऐसे चीजें हम खाएंगे, समझिए हम विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं। तो विटामिन ए का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर के लिए किस तरह से काम जिम्मेदार होगा, तो हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ कराएगा, शरीर में वृद्धि होगा। आंख जो होगी, आंख की निरोगता में कमी आएगी, यानी आंख से अंधे जल्दी ना होंगे। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, अभी टमाटर भर कर आता नहीं, उसके बाद आंख पे बड़े बड़े 2-2 किलो का लेंस लगा लेगा और देखने का काम कर देगा। उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार, बहुत ज्यादा अगर देखा जाए वास्तव में, तो उसके पीछे कारण यही छिपा रहता है कि जो लोग होते हैं उसको, बच्चे को पर्यावरण से जूझने ही नहीं देते हैं, उसको इतना ज्यादा लाड प्यार दुलार और मिट्टियों से बचाव रख देते हैं, पर्यावरण से इतना ज्यादा छिपा के उसको रख देते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो जब जैसे ही इन्वायरमेंटल फेज में एंट्री करेगा तो बॉडी जो उसकी होती है वो इन्वायरमेंट से क्या करती है, लड़ने की ताकत नहीं रख पाती है। इसीलिए ऐसे घर के जो अच्छे होते हैं बच्चे, देखिएगा थोड़ा बड़ा क्या हुआ, बेचारे की आंख पे चश्मा लग जाएगी, थोड़ा गिर क्या गया, हड्डी तुरंत क्रैक हो जाएगी। ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याओं के पीछे कहीं न कहीं भोज्य पदार्थों के साथ साथ माता पिता भी जिम्मेदार हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं विटामिन ए के बारे में रासायनिक नाम देखा, स्रोत देखा, काम देख लिया हम लोगों ने। अगर विटामिन ए की शरीर में कमी होती है तो क्या होगा, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और आंख की अगर निरोगता है तो आंख से देखना रतौंधी आएगा, कम दिखेगा व्यक्ति को। और उसके दांत जो होंगे दोषपूर्ण हो जाएंगे, यानी गंदे गंदे दांत जो होंगे गंदे गंदे हो जाएंगे और जिलाप्थेल्मिया रोग हो सकता है व्यक्ति को। तो ये कमी से प्रभाव हो सकता है अगर विटामिन ए की होती है। यहाँ मैं नोट करके जो ये मैं बातें लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि विटामिन ए जो है संक्रमण रोधी, ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए इस बात को आप नोट करिएगा और हाईलाइट भी रखिएगा। इसको संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से हम लोगों को क्या करता है, बचाता है। तो विटामिन ए का सेवन होना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। मैं विटामिन बी को यहाँ नहीं लिखा हूँ, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बी और सी को हम लोग जल में घुलनशील है तो उसको एक जगह पढ़ेंगे।
हम ए के बाद डायरेक्ट डी की बातचीत करते हैं। तो डी का जो रासायनिक नाम होता है आपको याद रखना है, कैल्सीफेरॉल होता है। इसका रिसोर्सेज के अक्सर सवाल पूछता रहता है कि सूर्य के प्रकाश में किस प्रकार की विटामिन मिलती है, तो कहिएगा विटामिन डी मिलता है। दूध में कौन सी विटामिन मिलती है, तो आप एक शब्द में कहिएगा कि दूध में विटामिन डी मिल रही है। दूध में दुनिया के कौन चीज का है, सब कहिएगा मिलता है, लेकिन विटामिन सी को कहिएगा नहीं मिलता है। विटामिन सी की मात्रा को अगर डालेंगे तो दूध ऑलरेडी फट जाएगा। तो दूध का सूर्य का प्रकाश हुआ, दूध हुआ, अंडे हुए, मछली का यकृत जो लीवर होता है वहाँ की आयल हुआ, अगर इसका सेवन हम कर रहे हैं तो समझिए विटामिन डी की कमी नहीं शरीर में होगी। और विटामिन डी अगर हमारे शरीर में है प्रचुर मात्रा में, ठीक ठाक है, तो हमारे शरीर ग्रोथ करेगा, हमारे शरीर में हड्डी संबंधित कोई रोग नहीं होगा, हमारे शरीर में दांत की कोई समस्या नहीं आएगी और हमारा दांतों का निर्माण होगा। और अगर विटामिन डी की हम कमी कर देते हैं तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारी शरीर सूखा रोग से पीड़ित हो जाएगी। यहाँ जो सूखा रोग हम लिखे हैं, आप लोग अक्सर एग्जाम में पूछते हुए देखे हैं, पूछता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबसे चर्चित एग्जामिनर ऑप्शन जो देता है वो देता है रिकेट्स। तो इसी सूखा रोग को क्या कहते हैं हम लोग, रिकेट्स कहते हैं। तो रिकेट्स रोग से हम लोग पीड़ित हो जाएंगे, यानी हड्डी जो होगी वो हड्डी डिस्टर्ब हो सकती है, व्यक्ति विकलांगता की शिकार जैसे हो सकता है। दांतों के रोग होंगे, दांत यहाँ दांतों के निर्माण कर दांत संबंधी रोग होंगे। यहाँ मैंने लिखा है टिटाइनी रोग होगा। तो जो टिटाइनी रोग है, अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो क्या होता है, शरीर से कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ने लगता है। जब शरीर से कैल्शियम का उत्सर्जन विटामिन डी के अभाव में बढ़ने लगता है तो उसको कहा जाता है टिटाइनी रोग कहा जाता है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की मात्रा होना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग जब बोन्स पढ़ेंगे, हड्डी पढ़ेंगे, जब हम लोग हड्डियों के बारे में, अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि कैल्शियम का शरीर के लिए कितना ज्यादा रोल है। इसके अलावा यहाँ मैंने लिखा है सीलियक रोग। तो ये सीलियक रोग अगर विटामिन डी की कमी होती है तो सीलियक रोग में लिख लीजिएगा व्यक्ति बौनापन का शिकारी हो जाता है। व्यक्ति जो होता है बौनापन का शिकारी हो जाता है। टिटाइनी रोग में मैंने क्या बताया, कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ने लगता है, तो कहा जाता है टिटाइनी रोग हो गया। कैल्शियम उत्सर्जन जो होगा, ये कैल्शियम उत्सर्जन बढ़ने लगेगा, यानी टिटाइनी रोग हो गया। और लास्ट में मैंने लिखा है ओस्टियोमाइलेशिया रोग। तो ये जो ओस्टियोमाइलेशिया रोग होता है, इसमें क्या होता है, अगर विटामिन डी की कमी कर देते हैं शरीर के लिए तो जो हमारी हड्डियां होंगी, अस्थियां होंगी, वो हमारी हड्डियां क्या होंगी, लचीलापन हो जाएंगी। अभी अभी मैंने बात बताया है कि लड़का थोड़ा सा गिर गया, उसका हड्डी क्रैक हो गया, यानी कि उस लड़के के अंदर विटामिन डी की कमी है और वो लड़का जो है वो ओस्टियोमाइलेशिया रोग से पीड़ित हो चुका है। ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को विटामिन डी का सेवन करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई और विटामिन के से संबंधित मुद्दों पे करते हैं बातचीत। तो देखते हैं हम लोग विटामिन ई के बारे में। अभी मैंने ए बता दिया आपको, ई बता दिया, अब मैं बताने चल रहा हूँ विटामिन ई के बारे में। और ई के संबंधित, ई और के संबंधित सारी बातों को मैंने लिख दिया है। क्या क्या देखना, सारे विटामिन के बारे में हम लोगों को उसके रासायनिक नाम को देखना है, उसके स्रोत को देखना है, कहाँ से वो मिल रहा है, शरीर में क्या काम करता है और उसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। इसको याद रखिएगा आप लोग एग्जाम के नजरिए से। सारे रासायनिक नामों को मुश्त होगा आप लोगों को याद रखना, जितना रासायनिक नाम है। स्रोत जो है इसका तेल है, तेल का सेवन करिए। गेहूं हुआ, दूध, मक्खन, सोयाबीन, अंडा की जर्दी जो है पीला वाला हिस्सा, इन सब चीजों को अगर सेवन करते हैं तो आप विटामिन ई की सेवन कर रहे हैं। शरीर में विटामिन ई की संभवतः कमी आपको नहीं देखी जाएगी। और विटामिन ई जो होता है शरीर में किस तरह के काम करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो सबसे प्रमुख काम तो ये करता है कि जो जनन क्षमता होती है, जनन क्षमता जो होती है, यानी कि जो सेक्सुअल पावर होता है व्यक्ति का, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो जननांग संबंधित बातें होती है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। जो पेशियां होती है उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जो कोशिका होती है उनकी कोशिका कला की सुरक्षा करता है। इसलिए विटामिन ई की जरूरत तो होना ही चाहिए। वैसे सारे विटामिन की जरूरत शरीर के लिए है। और अगर मान लीजिए विटामिन ई की आप कमी कर देते हैं
तो सबसे बड़ी समस्या तो आपको यही हो जाएगी कि आपकी जनन शक्ति ही कम हो जाएगी। और जब आपकी जनन शक्ति कम हो जाएगी तो अगर पुरुष होगा तो उसके अंदर नपुंसकता होने का संभावना है, और अगर महिला होगी तो उसके अंदर बाझापन होने की संभावना है। इसलिए विटामिन ई का सेवन करना और शरीर में इस विटामिन को संबंधित चीजों को रखना अति आवश्यक है। फिर हम लोग देखते हैं विटामिन के संबंधित बातों को। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता फाइलोक्विनोन इसका होता है, लेकिन कहीं कहीं हिंदी में लिखा रहता फिलोक्विनोन करके लिख देता है, तो घबराइएगा नहीं, ये लिखने का नजरिया रहता है, लेकिन इंग्लिश इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। जो इसका रिसोर्सेज होते हैं विटामिन ई का, मांस का सेवन करिए, अंडा का करिए, मछली करिए, दूध करिए, टमाटर, गोभी, सोयाबीन का तेल इत्यादि ऐसे तमाम सारे चीजों का आप सेवन करिए। आप विटामिन के का सेवन कर रहे हैं, और अगर आप विटामिन के का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं कट गया, कहीं फट गया, तो जो हमारे ब्लड होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, जब ब्लड वो फेंकता है तेजी से, तो ब्लड शरीर के, अगर मान लीजिए आप यहाँ काट देते हैं, यहाँ पे नस काट देते हैं, तो यहाँ मसल्स नहीं होते हैं, कोई मसल्स नहीं होते हैं। मसल्स के अभाव में यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ज्यादा डालेगा ब्लड, और ज्यादा जब प्रेशर डालेगा तो बहुत कम संभावना होगा व्यक्ति को जीने का। अगर निकटतम अस्पताल नहीं मिलता है और व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी भी है, और यहाँ आप नाड़ियों को काट दिए, तो ये तय है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, और हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। क्योंकि अगर इसी हाथ को यहाँ काटने के बजाय यहाँ काट दिए, आप यहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ मसल्स होते हैं, सब मसल्स, बहुत सारे भाई देखिएगा तमाम बॉडी बना के रखते हैं, यहाँ मसल्स होते हैं, वो मसल्स क्या करते हैं, उस पर प्रेशर डाले रहते हैं, तो ब्लड तेजी से नहीं फेंकता। इसलिए अगर आप अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, दूर है, और अगर व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है और गलती से आप ज्यादा कट गया, ब्लड तेजी से निकल रहा है, तो बिना सोचे बिना समझे आप अगर उस व्यक्ति का हाथ यहाँ से काट दे रहे हैं, तो इतना मान के चलिए आप कि आप उसकी जिंदगी को बचा रहे हैं, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड है, इसको याद रखिएगा। तो रासायनिक नाम हमने देख लिया, रिसोर्सेज देख लिया, कहाँ से मिले, काम क्या करता है, तो ये ब्लड को थक्का जमाता है ताकि ब्लड का स्रावन ज्यादा ना हो, और स्रावन ज्यादा नहीं होगा जब ब्लड, तो व्यक्ति का ब्लड शरीर से ज्यादा नहीं निकलेगा, तो शरीर दुष्प्रभावित भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए विटामिन ई की कमी आपने कर दिया शरीर में, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जो ब्लड होगा वो सबसे ज्यादा स्रावित होगा, और ब्लड अगर कट गया, स्रावित होने लगा, तो ये तय है कि इंसान की मृत्यु हो सकती है। फिर शरीर में ऐंठन होगा, शरीर में हीमोफीलिया रोग से व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। एक बार एग्जाम में ये पूछा हुआ सवाल है, रॉयल रोग, तो याद रखिएगा रॉयल रोग किस विटामिन की कमी से होता है, रॉयल रोग, तो ये के की कमी से होता है, जो हीमोफीलिया रोग है, इसी को रॉयल रोग कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, रॉयल रोग जो होता है हीमोफीलिया को ही कहते हैं। विटामिन के से संबंधित मैं एक नोट लिखा हूं, और इसमें ये दिखाया हूं कि जो विटामिन ई है, इस विटामिन ई का निर्माण ऑलरेडी शरीर में किया जाता है। जो विटामिन ई होती है, इसका निर्माण ऑलरेडी शरीर में ही किया जाता है। इसीलिए सामान्य तौर पे मैंने लिखा है कि विटामिन ई की कमी व्यक्ति के शरीर में नहीं होती है। लेकिन आप लापरवाही नहीं करेंगे किसी भी विटामिन से संबंधित। भले विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये विटामिन जो होते हैं ये इनडायरेक्टली रूप से हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। बेशक विटामिन हमारे शरीर में स्टोर करके नहीं रखे जाते हैं, ज्यादातर मूत्र के रास्ते त्याग कर दिए जाते हैं, बावजूद इसके आपको विटामिन का सेवन करना आवश्यक है शरीर की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए। तो मैंने आपको वसा में घुलनशील विटामिन ए के भी बारे में बातचीत कर दिया, डी के भी बारे में कर दिया, ई भी कर दिया और के भी कर दिया। अब बचा है जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। इससे पहले आप हमारी एक बात जरा सुनते चलिएगा, क्योंकि मेरा आप लोगों से कई बार अपील हो चुका कि आप लोग
थोड़ा इस चैनल पे मैं नया हूँ, आया हूँ, तो आप लोगों के साथ और सहयोग का मुझे बहुत जरूरत है। तो आप लोगों के साथ और सहयोग का मैं इंतजार भी करता हूँ। आप लोग वीडियो को मेरे देखिए, ज्यादा से ज्यादा साहब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम थोड़ा फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नई नई चैनल ऐसे ग्रोथ करती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को जब खोल रहे हैं तो आप लोग खुद मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट कर लें आप लोग, तो हम आप लोगों की, हमारी टीम आप लोगों की आभारी रहेगी। हमारे चैनल को जैसे खोलेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो आपके बगल में दाएं तरफ आपको लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा सब्सक्राइब। इस सब्सक्राइब ये रेड कलर में होगा, इसको आपको क्या करना है, प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे इसके बगल में आपको एक घंटी नुमा संरचना ऐसे मिलेगा। इस घंटी नुमा संरचना को फिर आप दबाइएगा। जब इसको दबाएंगे आप तो आपके पास 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन को आपसे कुछ नहीं करना है। पहले ऑप्शन में ऑल लिखा रहेगा, ऑल, इस ऑल को आपको प्रेस करना है, यानी पहले आपको ये करना है, दूसरे नंबर पे आपको ये करना है और तीसरे नंबर पे आपको ऑल दबाना है। जैसे ऑल नोटिफिकेशन आप जारी कर देंगे तो हम जितनी भी वीडियो बनाएंगे आपके एग्जाम और आपके लायक, वो सारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहेगी। तो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हमने आपको बता दिया। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करते हैं और अगली क्लास में मिलता हूँ जल में घुलनशील विटामिन के साथ। लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।